डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संसद का गठन। तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका को जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में जो है आर्टिकल 79 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में साफ लिखा है कि भारत की जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति प्लस दो सदनों से, दो सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा जो है तथा राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त रूप से जो हम संसद के नाम से जानते हैं। तो हमने चर्चा की थी कि संसद का जो गठन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो संसद के गठन के विभिन्न जो है पॉइंटों का हमने अध्ययन कर लिया था कि सबसे पहले हमने संसद जो है पर चर्चा की थी कि जो है संसद के सदस्य, यानी यहाँ पर हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सामूहिक रूप से जो है संसद के नाम से जानते हैं, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी चर्चा की थी योग्यता के बारे में। पहला जो पॉइंट था संसद के गठन में वो है योग्यता, और इसमें हमने चर्चा की थी कि किस तरह क्या क्या योग्यताएं होती है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और समय समय पर संसद जो तय करे, जो योग्यताएं तय करे वो योग्यताएं पूरी करने वाला होना चाहिए। और पांचवी योग्यता थी पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 योग्यताएं थी। इसके साथ साथ निर्योग्यताएं थी। निर्योग्यताएं मतलब जो नहीं होनी चाहिए। क्या? पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, एक समय में एक व्यक्ति जो है वो 2 पदों पर नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो उसे जो है त्यागपत्र देना आवश्यक है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में, संविधान की जो 10वीं अनुसूची में दल बदल का जो नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत जो है वो अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। यानी पहले ऐसा नहीं कर चुका हो कि भाई किसी दल से जीता हो और उसके बाद किसी और दल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो दल बदल कानून के तहत अपराधी है, यानी दोषी है, और इसको जो है चुनाव लड़ने का जो है अधिकार नहीं होगा अगर वो दल बदल कानून के तहत दोषी पाया जाता है। फिर हमने बात की थी कि जो है भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है संसद के सदस्य की, कोई 10वीं पास 8वीं पास कोई योग्यता, शैक्षणिक योग्यता संसद सदस्य के लिए नहीं होती है। ठीक है, और अगर व्यक्ति लोकसभा की जो है चुनाव अगर करे, लोकसभा की सीटों के लिए अगर वो चुनाव लड़े तो एक व्यक्ति 2 पदों पर या 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो जीत जाए तो एक पद से उसे त्यागपत्र देना पड़े। तो ये होगी निर्योग्यता की बात। ठीक है, तो योग्यता और निर्योग्यता होगी आपके दूसरा पॉइंट। फिर हमने तीसरे पॉइंट पर चर्चा की थी शपथ। तो संसद को जो है सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? संसद के सदस्यों को शपथ जो है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाता है। अर्थात राष्ट्रपति जो है वो संसद के सदस्यों को किसके एज ए सांसद के रूप में शपथ दिलाता है, संविधान की शपथ दिलाता है। ठीक है, शपथ का प्रारूप जो तय होता है संविधान में उसी के अनुसार वो जो है शपथ दिलाता है। फिर हमने चर्चा की थी संसद के जो सत्र हैं, सत्र यानी मीटिंग, अधिवेशन, इसमें हमने चर्चा की थी कि संसद के जो है संविधान में साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्र संसद के सत्र को बुलाने का जो अधिकार है, आहूत करना यानी बुलाना, संसद के सत्र जो है सत्रों को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी राष्ट्रपति तय करेगा कि संसद के सत्र को जो है तारीख कब बुलाई जाए। ठीक है, और दूसरी बात संविधान में ये लिखा है कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में अधिकतम 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक, इसका मतलब हो गया कि कम से कम वर्ष, न्यूनतम जो है संसद के जो है कम से कम साल में 2 बैठक होनी आवश्यक है। 1 वर्ष में 2 बैठक, और सामान्यतः जो वर्तमान में अगर बात करें हम तो वास्तविक रूप में कम से कम जो है 1 साल में 3 मीटिंग्स या 3 जो है सत्र होते हैं। पहला जो सत्र है बजट सत्र, यानी जो साल का, आपसे पूछा जाए कि साल का प्रथम सत्र कौन सा होता है तो उसे बजट सत्र कहते हैं, यानी जो फरवरी और मार्च के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, तो उसे बजट सत्र कहते हैं। दूसरा जो होता है वो मानसून सत्र होता है कि जुलाई या अगस्त के आसपास जो है इसका आयोजन होता है। और तीसरा जो सत्र है वो शीतकालीन सत्र होता है। तो सत्र जो है हम बात करें
तो संविधान में तो लिखा है कि मिनिमम 2 सत्र होने चाहिए, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र जो जुलाई अगस्त में आयोजित होता है, और तीसरा जो सत्र है वो कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र, नवंबर दिसंबर में आयोजित। तो सामान्यतः जो हम देखते हैं कि 2-3 सत्र जो होते हैं। आपको पूछा जाए कि संविधान में न्यूनतम कितने सत्रों का उल्लेख है, तो संविधान में ये नहीं लिखा है कि साल में 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 8 होंगे। संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि संसद की जो सत्र है वो बुलाता कौन है। आपसे पूछा कि संसद के सत्र आहूत कौन करता है? आहूत करना या बुलाना, यानी उनकी तारीख तय करना। तो आहूत करना यानी संसद सत्र के बुलाना का जो है अधिकार है आर्टिकल 85 के तहत किसको है? राष्ट्रपति। किसको है? राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाता है, ठीक है। संसद के सत्र अगर पूछा जाएगा वर्ष में कम से कम न्यूनतम कितने सत्र होते हैं, तो 2 सत्र होते हैं, क्योंकि संविधान में ये लिखा है कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं, तो ये तो हो गया आहूत करने की बात। संसद सत्र बुलाने की बात, संसद सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि संसद सत्र को जो है वो स्थगित करने का अधिकार किसको होता है? संसद सत्र को स्थगित करने का अधिकार, स्थगित करना मतलब कैंसिल करना आगे के, ठीक है। देखिए 3 शब्द हैं, एक तो संसद सत्र बुलाना, एक स्थगित करना, और एक शब्द है सत्रावसान करना। सत्रावसान, ठीक है, सत्र अवसान मतलब खत्म हो जाए, ठीक है। तो संसद सत्र बुलाने का अधिकार किसको है? वो आपने पढ़ लिया है, आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति को है। संसद सत्र स्थगित करने का, स्थगित करना मतलब अगर जैसे आज की मीटिंग हो गई, आज का सत्र हो गया कि कल जो है प्रतिदिन जो है से 10 बजे से जो है सत्र शुरू होता है, तो जब संसद के सत्र लगभग 1 महीने तक चलते हैं, तो एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग को यानी किसी दिन मीटिंग को अगर रोकना है तो स्थगित करना है, तो स्थगित करने का अधिकार जो होता है वो पीठासीन अधिकारी को होता है। अब आप कहोगे पीठासीन अधिकारी क्या होता है? यानी जो अध्यक्ष होता है। पीठासीन अधिकारी मतलब जो सदन का जो अध्यक्ष होता है वही पीठासीन अधिकारी होता है। इसका मतलब अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो उसे स्थगित करने का अधिकार किसको होगा? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको अधिकार होगा? लोकसभा अध्यक्ष को। और राज्यसभा का अगर सत्र है तो राज्यसभा का जो सत्र है उसको स्थगित करने का अधिकार हो गया राज्यसभा अध्यक्ष को, ठीक है, यानी सभापति, राज्यसभा अध्यक्ष, या इसे कहते हैं सभापति, ठीक है। तो यहां पर अपने चर्चा की कि लोकसभा अध्यक्ष और चेयरमैन कहलाता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को जो है संसद के सत्र जो है स्थगित करने का, लोकसभा का सत्र कौन स्थगित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और राज्यसभा के सत्र को स्थगित कौन करेगा? राज्यसभा अध्यक्ष यानी सभापति करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के अध्यक्ष इस संसद के सत्र को क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। इन्हें पीठासीन यानी पीठ पे बैठा है, यानी गद्दी पे बैठा है, तो गद्दी पे बैठना अध्यक्ष, जो मुख्य चेयरमैन जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो संसद के सत्रों को स्थगित कर सकता है। अगर लोकसभा के सत्र स्थगित करना कौन करेगा? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और राज्यसभा के कौन करेगा? राज्यसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा शब्द हो गया स्थगित करना। और एक होता है सत्रावसान करना। सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त करना, अवसान खत्म करना। संसद की पहली मीटिंग से लेकर के और अंतिम मीटिंग जब भी 30 दिन या 28 दिन की जितनी भी होती है, तो सत्रावसान करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को होता है। तो क्या समझे? संसद सत्र बुलाने का अधिकार किसको है? आहूत करना या बुलाना? आहूत करना या बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। और सत्रावसान यानी सत्र खत्म करना, समाप्त करना, उसको किसका अधिकार है? राष्ट्रपति। और सत्र स्थगित करने का अधिकार किसको है? पीठासीन।
ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि संसद की जो है सालाना एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं कि संसद की न्यूनतम कितनी बैठक होती है, 2 बैठक होती है कम से कम। वास्तविक रूप में संसद के कितने सत्र होते हैं या कितनी बैठक होती है, 3 सत्र जो है सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है। संसद के सत्र को आहूत या बुलाना, आहूत करना या बुलाना एक शब्द करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है। और संसद के सत्र को स्थगित करने का अधिकार किसको होता है, पीठासीन अधिकारी, यानी जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा सत्र है तो लोकसभा का अध्यक्ष स्थगित कर सकता है, राज्यसभा सत्र है तो राज्यसभा। तो इस तरह ये स्थगित करने का अधिकार होता है। और 17वां स्थान यानी सत्र समाप्त करने का जो अधिकार है वो किसको है, राष्ट्रपति। तो संसद के गठन के 4 पॉइंट जो है हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है। फिर 5वां जो पॉइंट है वो है गणपूर्ति। गणपूर्ति या इंग्लिश में कह सकते हैं कोरम। देखिए ये नया शब्द है आपके लिए, गणपूर्ति या कोरम क्या होता है। ठीक है। अगर हम सिंपल रूप में इसका अर्थ पढ़ें तो गणपूर्ति या कोरम का अर्थ है कि वह न्यूनतम संख्या जो सत्र को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। जो संसद के किसी भी सत्र को चलाने के लिए आवश्यक होती है। इसका मतलब लोकसभा या राज्यसभा के जो सत्र आयोजित होते हैं या जो सत्र आउट होते हैं, बुलाते हैं, तो उसमें कितनी संख्या होनी चाहिए ताकि संसद की सत्र माना जाए। भाई ऐसे तो 8, अब लोकसभा के 5-10 लोग लगे हैं साथ मीटिंग करो, तो न्यूनतम संख्या यानी सत्र को आहूत वह न्यूनतम संख्या सदस्यों की संख्या जो सत्र को चलाने के लिए आवश्यक होती है उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। तो सिंपल रूप में गणपूर्ति या कोरम का क्या है, सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या। किसकी संख्या, सदस्यों की। संसद के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जो चलाने के लिए, संसद सत्र को चलाने के लिए आवश्यक होती है या आवश्यक मानी जाती है। अगर ये नहीं है न्यूनतम संख्या तो इसका मतलब संसद का सत्र नहीं चले, संसद सत्र जो है स्थगित हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये संख्या है 10%, 10%। गणपूर्ति का मतलब हो गया कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। किसका हिस्सा, 1/10वां भाग। यानी संसद के सत्र बुलाने के लिए या संसद के सत्र को आहूत करने या बुलाने के लिए या वह सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जो जिनके उपस्थित होने पर ही सदन की कार्रवाई हो सकती है। अगर ये नहीं उपस्थित है, इतने कम से कम, तो सदन की कार्रवाई नहीं हो, तो वो कहलाती है गणपूर्ति। और गणपूर्ति भारत में वर्तमान में कितनी है, 10%, यानी 1/10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा, अर्थात 545। जैसे वर्तमान में हम पढ़ेंगे लोकसभा की सदस्य संख्या है 545, तो उसका 10% कितना हो गया, लगभग 55 सदस्य। न्यूनतम 55, 10% कितना हो गया, 1/10वां हिस्सा क्या हो गया, 55। तो 55 सदस्य न्यूनतम इसमें उपस्थित होने, या जैसे लोग 250 हैं राज्यसभा की सदस्य संख्या, तो 250 का लगभग 25 सदस्य न्यूनतम उपस्थित होने चाहिए। तो ये गणपूर्ति। ठीक है। तो गणपूर्ति मतलब संसद का सत्र आयोजित होने के लिए या संसद का सत्र की कार्रवाई चलाने के लिए जितने न्यूनतम सदस्य उपस्थित होने आवश्यक हैं या वो कार्रवाई के लिए आवश्यक हैं, वो गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के सत्र की गणपूर्ति कितनी होती है, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, ये याद रखना है। गणपूर्ति कुल सदस्यों को जो है 1/10वां भाग, यानी लोकसभा की गणपूर्ति और राज्यसभा की गणपूर्ति, यानी लोकसभा के सदस्य अगर गणपूर्ति के लिए कोरम चाहिए तो कितना चाहिए, यानी 55 सदस्य। 10% कितना हो गया, कुल लोकसभा की 545 सीटें से 10% हो गया, लगभग 55। और राज्यसभा की कार्यवाही के कोरम क्या है, 25 सदस्य।
10% हो गया 250 तो इस तरह हम कह सकते हैं कि गणपूर्ति का मतलब होता है कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। और गणपूर्ति मतलब वह न्यूनतम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जो सदन को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अब बात आ गई, यानी इसको कह सकते हैं 1/10वां भाग। गणपूर्ति का मतलब सदस्यों का 1/10वां भाग आवश्यक होना चाहिए, उपस्थित होना आवश्यक, अन्यथा सदन की कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। फिर आती है छठा पॉइंट, अगर हम बात करें संसद की भाषा। संसद में भाषा, देखिए भारत में कई बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, तो संविधान निर्माता इस बात को जानते थे और इसीलिए संसद में जो है 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की 2 भाषाएं हैं। संविधान के संसद के कार्य संचालन की 2 भाषाएं हैं। कौन सी? एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। यानी संसद की कार्रवाई जो है 2 भाषाओं में, कार्य संचालन के 2 भाषाएं आवश्यक है, पहली हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। ये 2 भाषाएं जो है इसकी कार्रवाई, संसद की कार्रवाई इन 2 भाषाओं में होती है। या तो आप हिंदी का प्रयोग करो या अंग्रेजी का प्रयोग करो। ठीक है, लेकिन आपको जैसे पता है कि इसमें कई बार ऐसा भी होता है, जैसे दक्षिण भारत में जो है मलयालम भाषा बोलते हैं, उनको हिंदी नहीं आती या अंग्रेजी नहीं आती है, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता तो है नहीं। ठीक है, जैसे आंध्र कोई जो है तेलुगु भाषा है, तो अलग अलग भाषा, प्रांतों की अलग अलग भाषाएं। तो अगर पीठासीन अधिकारी चाहे, यानी जो अध्यक्ष चाहता है, अगर अध्यक्ष की अनुमति से वो जो है, अगर अध्यक्ष अनुमति दे तो वह अपनी लोकल भाषा यानी स्थानीय भाषा में भी जो है कार्रवाई चला सकता है, यानी स्थानीय भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। वैसे संविधान की जो है 12वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं। ठीक है, तो अगर अध्यक्ष की अनुमति से, अध्यक्ष अगर अनुमति दे तो जो है हिंदी और अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा या वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें भी जो है कार्रवाई कर सकता है। जैसे जो है अनुमति प्राप्त करके भाषा का प्रयोग या बोलने की अनुमति उसे दीजिए। अध्यक्ष कौन देगा अनुमति बोलने की? अध्यक्ष देगा, पीठासीन अधिकारी। ठीक है, तो संसद में कौन सी किसी भाषा का कार्य संचालन या संचालन जो है कौन सी भाषाओं में होता है? हिंदी और दूसरा अंग्रेजी, 2 भाषाओं का प्रयोग होता है। लेकिन अध्यक्ष की अनुमति से, अगर अध्यक्ष लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष अनुमति दे दे और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष अनुमति दे दे, तो स्थानीय भाषा में भी जो है इसका प्रयोग, या कह सकते हैं इसमें जो है भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके संसद के गठन की छठा जो है पॉइंट। फिर आता है गठन के अंतर्गत जो है अंतिम रूप से आता है मंत्रियों व महान्यायवादी। के अधिकार। मंत्रियों में महान्यायवादी के अधिकार। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा में कौन बैठ सकता है? केवल लोकसभा के सदस्य। ठीक है, और राज्यसभा की कार्रवाई में कौन बैठ सकता है? राज्यसभा की जब मीटिंग होती है तो कौन बैठ सकता है? केवल राज्यसभा के सदस्य। यानी राज्यसभा के सदस्य लोकसभा में नहीं जा सकते और लोकसभा के सदस्य राज्यसभा की बैठक में भाग नहीं ले सकते। लेकिन जो मंत्री हैं सरकार के, प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों को अनुच्छेद 88 में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 88 में कहा गया है कि जो मंत्री है, और एक पद होता है महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी सरकार का जो सलाहकार होता है, विधि सलाहकार, कानूनी सलाहकार होता है, सरकार को संविधान के मामले में कानूनी सलाह देता है। ठीक है, तो वो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल। तो ये क्या करता है? महान्यायवादी और जो मंत्री हैं
उनको विशेष अधिकार हैं कि वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में जो है कि कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्या समझे? कि दोनों के सदस्य अपने अपने ही बैठकों में भाग ले सकते हैं। लोकसभा सदस्य है तो लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं, और राज्यसभा सदस्य राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं। लेकिन मंत्री, जो सरकार के मंत्री हैं, किसी भी कोई भी विभाग के मंत्री हो, जो सरकार के मंत्री हैं और जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी कौन होता है? सरकार का जो विधिक सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार, जो सरकार हर मामले में जो संविधान का अच्छा जानकार होता है उसको महान्यायवादी पद दिया जाता है। ठीक है, वो कानूनी सलाह देता है सरकार। तो महान्यायवादी और मंत्री ये दोनों जो है वो दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं। आर्टिकल 88 में, अनुच्छेद 88 में, यानी कोई मंत्री है, लोकसभा का सदस्य है लेकिन वो राज्यसभा की बैठक में भाग ले, या राज्यसभा का सदस्य अगर कोई मंत्री है तो वो लोकसभा की बैठक में भाग, यानी दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, याद रखना, दोनों की कार्रवाई, लेकिन मत यानी वोट किस में देगा? जब भी कोई कार्रवाई में बराबर मत वोटिंग होती है तो मत केवल अपने ही जो जिस सदन का वो सदस्य है उसी सदन में जो है वोट उसी में देगा। कार्रवाई में तो भाग ले सकता है दोनों में, कोई भी मंत्री या महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी का तो वोट होता ही नहीं है, लेकिन मंत्री का जो है वोट होता है, वो कार्यवाही में तो दोनों में ही भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार केवल अपने ही मंत्री को, जिस जो है सदन का वो मंत्री है, लोकसभा सदस्य तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेगा और राज्यसभा सदस्य तो राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकसभा मंत्री और महान्यायवादी को अनुच्छेद 88 में साफ कहा गया है कि मंत्री और महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल, वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वोट केवल अपने ही, जिस सदन का वो सदस्य है, मंत्री अगर है तो वोट केवल अपने ही जिस सदन का वो सदस्य है उसी में वोट कर सकता है, दूसरे सदन में भाग दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मंत्री और महान्यायवादी के जो विशेष अधिकार जो होते हैं आर्टिकल 88। तो ये हो गया संसद का गठन। ठीक है, तो संसद जो होते हैं हमने दोनों सामूहिक रूप से पढ़ा है। संसद सदस्यों की योग्यताएं पढ़ी है, योग्यताएं हमने पढ़ ली, निर्योग्यताएं पढ़ ली, शपथ जो पढ़ ली। एक एक नंबर के प्रश्न इससे बनते हैं। तो योग्यताएं क्या होगी अगर पूछ लिया जाए, तो संसद सदस्य की योग्यताएं पूछें तो आपको दोनों की योग्यता बताएं। ठीक है, योग्यता लोकसभा अगर पूछ लिया जाए, लोकसभा सदस्य की जो है न्यूनतम आयु क्या होगी? 25 वर्ष। राज्यसभा की क्या होगी? 30 वर्ष। ठीक है, तो योग्यता संसद सदस्य की जो योग्यता है वो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सत्र कितने आयोजित होते हैं? न्यूनतम 2 सत्र आयोजित होते हैं, और सामान्यतः सत्र कितने होते हैं? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, गणपूर्ति क्या होती है? कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। भाषा क्या होती है संसद में? संसद की कार्रवाई का संचालन करने की भाषा क्या होती है? 2 भाषाओं का प्रयोग होता है, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन अगर अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष अगर अनुमति दे दे तो दोनों में से किसी भी जो है स्थानीय भाषा यानी जो भारत की जो अन्य 22 भाषाएं हैं उनके में जो है वो बोल सकता है, लेकिन बोलने से पहले अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार क्या है? तो हमने इसमें पढ़ा है कि वैसे तो लोकसभा के सदस्य अपने सदन में और राज्यसभा के सदस्य अपने सदन में ही की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के मंत्री हो, मंत्रियों और महान्यायवादी जो है, जो सरकार का विधिक सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है, वो दोनों में से किसी की भी जो है कार्यवाही में भाग ले सकता है। कार्यवाही तो मैं तो भाग ले सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 88 के तहत, लेकिन वो केवल वोट उसी सदन में देगा जिसका वो सदस्य। ये हो गया आपके संसद के। अब अगर हम उसकी कार्य 8वें पॉइंट के रूप में संसद सदस्य के जो कार्य है या संसद के कार्य हैं, तो संसद के कार्य का चर्चा करने के लिए जो है वो हम उसमें लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग पढ़ेंगे और उसके बाद उसके कार्य पढ़ेंगे। तो संसद के कार्यों को जो है अगर हम पॉइंटों के रूप में देखें तो कार्यों के रूप में जैसे पहला कार्य होगा विधिक कार्य।
विधिक कार्य यानी कानूनी कार्य, कानून बन निर्माण संबंधी कार्य, ठीक है, कानून निर्माण संबंधी कार्य। तो वास्तव में कानून निर्माण ही मुख्य कार्य होता है संसद का, कानून निर्माण संबंधी कार्य। इसके अलावा और भी कई कार्य करते हैं, जैसे प्रशासनिक कार्य या कार्यपालिका संबंधी कार्य कह सकते हो, प्रशासनिक यानी कार्यपालिका संबंधी कार्य, ठीक है। फिर संविधान संशोधन संबंधी कार्य, न्यायपालिका संबंधी न्यायिक कार्य, संसद के कुछ न्यायिक कार्य भी होते हैं, इसके साथ चर्चा करेंगे अपन। चौथा जो है आपके संविधान संशोधन संबंधी कार्य होगा, ठीक है, संविधान संशोधन संबंधी, संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को, सदस्यों को होती है, संसद को होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हैं ये संविधान जो संवैधानिक कार्य हैं। इसके अलावा चुनाव संबंधी कार्य हो गए, निर्वाचन संबंधी कार्य, इन सब कार्यों की चर्चा हम जो है अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। पहले हम सेपरेटली पढ़ेंगे दोनों शब्दों को, लोकसभा और फिर राज्यसभा, दोनों को सेपरेटली अलग अलग पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज की चर्चा। हमने क्या की थी, संसद का गठन। तो कल वाले अगर हम चर्चा बात करें तो अलग अलग देशों में जो केंद्रीय संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका है उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। और भारत में इसको किस नाम से जानता है, संसद। और संसद के गठन किस प्रकार होता है, तो ये आपका जो है 5 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि संसद का जो है गठन किस प्रकार होता है। तो पहले आपको योग्यता के संबंध में लिखना पड़ेगा, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बनता है कि संसद सदस्यों की क्या योग्यताएं होती हैं। तो जो 5 योग्यताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है कि 5 योग्यताएं आवश्यक रूप से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। निर्योग्यता यानी जो योग्यता नहीं है, शपथ, संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। सत्र कितने आयोजित होते हैं, 2 सत्र न्यूनतम होने चाहिए और 3 होते हैं। गणपूर्ति क्या होती है, 1/4 कुल सदन का 1/10। आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है, कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा की गणपूर्ति के लिए 55 सदस्यों की आवश्यकता। राज्यसभा की पूछ लिया जाए तो कितनी चाहिए, 25, क्योंकि 250 सीटें हैं राज्यसभा, ठीक है। तो कुल सदन का 1/10वां भाग जो है उपस्थित हो, ठीक है। भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति से जो है वो किसी भी भाषा का, स्थानीय भाषा का प्रयोग है। और ये मंत्री और महान्यायवादी है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसका हमने चर्चा कर ली थी। कल हम दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे, पहले राज्यसभा के गठन कैसे होता है और फिर लोकसभा का कैसे होता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।